गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास को तो तुम लोगों ने कैंसिल करवा दिया था यार। कोई फायदा हुआ था कैंसिल करवाने से? सर वो ना केमिस्ट्री में भी टेस्ट था, मैथ्स में भी था, थोड़ी तैयारी कम थी सर। तो तैयारी करने से फायदा हुआ? लास्ट में तैयारी करने से फायदा होता है क्या? सर होता तो नहीं है, बट सर वो खत्म तो करना होता है टारगेट जो सोचा था रिवीजन के लिए। चलो जी, कोई बात नहीं है। और वो मैंने एंड में आपने वो क्लास का फिर पैराबोला के अनाउंस किया, मैं देखा ही नहीं, इतने डाउट थे सर। हाँ नहीं, पैराबोला का डाउट जो है ये साकेत ने मुझे बोला जो है कि सर नहीं पैराबोला का डाउट ही कर लेते हैं। हमने बोला कोई बात नहीं, तो बट उसमें कहाँ कुछ आई थिंक 2 ही बच्चे थे सर, साकेत तो और मैं बाद में देखा, तो मैंने आपको व्हाट्सएप भी इतने किए हुए थे पैराबोला के। तो हाँ नहीं, एक डाउट क्लास तो अभी और रखनी ही पड़ेगी पैराबोला की। यस सर। सर एक लिमिट्स के भी डाउट भेजे थे, पेपर्स पहले आपने वो कराए हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है जी। अब आ रहा हूँ वहीं पर कर देंगे। ग्रुप पे ही भेज दूँ? ग्रुप पे ही भेज दो वाला डाउट। ठीक है सर। ग्रुप पे उस भेज। 500 के 500। हाँ हाँ, ग्रुप पे भी डाल दो। ठीक है। ग्रुप पे डाउट डाल दिया करो, राधा ग्रुप पे डिस्कस करने का बहुत ज्यादा मतलब चैटिंग नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। ग्रुप पे डाउट डाल दो, आंसर अगर कोई सॉल्व कर लिया तो आंसर डाल दिया, दैट्स इट। बाकी अगर किसी को बात करनी होगी तो पर्सनली आपस में बात कर लेंगे। इसीलिए मैं भी ग्रुप पर बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर किसी ने डाउट भेजा तो जब समय मिलता है तो उसको सॉल्व करके शेयर कर दो। बाकी देखते रहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। एनीवे, सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे eccentric angle and parametric equation of hyperbola, and then point and line with respect to hyperbola, ever tangent और उसकी प्रॉपर्टीज, उस पर कुछ सम्स करेंगे और फिर अगर समय मिलेगा तो कॉर्ड पे मूव करेंगे, राइट? तो फटाफट देखो जल्दी से। एक्सेंट्रिक एंगल जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल की हेल्प से डिफाइन किया जाता है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या है? वो सर्कल जिसके डेविएशन से या डिफॉर्मेशन से कोनिक का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर इलिप्स में याद करो, इलिप्स में ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता था? मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके जो सर्कल ड्रॉ करते थे उसको हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलते थे। हाइपरबोला में भी कुछ कुछ वैसा ही है, रादर बिल्कुल वैसा ही है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस के बजाय प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना जो फोकस से पास करती है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है यहाँ पर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर लेके जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको हम ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं। आई रिपीट, द सर्कल ड्रॉन ऑन transverse axis of hyperbola. Suppose hyperbola is given as x square by a square minus y square by b square equal to 1, तो इसके ट्रांसवर्स एक्सिस होगी माइनस a0 और 0 a0 को ज्वाइन करने वाले लाइन। तो उसको डायमीटर लेके अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका इक्वेशन होगा x square plus y square equal to a square and it is called auxiliary circle of hyperbola। मतलब कुछ ऐसा होगा, ये है, ये a डैश को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ किए, ये, और ये हाइपरबोला हो गया हमारा। अब हम ये बोल रहे हैं कि इसी हाइपरबोला से पहले हाइपरबोला ये सर्कल था, ये सर्कल पहले क्या हुआ? इनवर्ड डिफॉर्मेशन हुआ, ऐसा ऐसा इलिप्स बनते गए, फिर ऐसा इलिप्स बनता गया, ऐसा ई की वैल्यू 0 से 1 की तरफ मूव करती है। ई इक्वल टू 1 होने पर ये क्या बन गया? पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट बन गया, ऐसा ए डैश। और जैसे ही ई की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो ये लाइन सेगमेंट जो है आउटवर्ड ड्रॉ करके से 2 रे बन जाएगा, क्योंकि ई इक्वल टू 1 पर ये रे भी होता है, 2 रेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ई इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पोजीशन है जिसमें ये हाइपरबोला होगा तो 2 रे हो जाएगा, और इलिप्स से होगा तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर यही रे ऐसे ओपन होगी, ऐसे ऐसे 2 हाइपरबोला में ऐसे, और अलग अलग एक्सेंट्रिसिटी पर ये ऐसे हाइपरबोलिक शेप ले लेगी, ऐसे। तो ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकल एक
रिलेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि कैसे कैसे कोनिक्स चेंज होते हैं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। अभी ऑक्सिलरी सर्कल से हम हाइपरबोला के पॉइंट को कनेक्ट करने जा रहे हैं। इलिप्स में बोला था कि ऑक्सिलरी सर्कल का हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इलिप्स पर एक पॉइंट होता है, तो यहाँ पर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ऑक्सिलरी सर्कल के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोला पे एक यूनिक पॉइंट होता है। इट इज वेरी अमेजिंग। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलरी सर्कल तो एक फाइनाइट लेंथ का कर्व है, 2 पाई r, a इसका रेडियस है 2 पाई a, 2a पाई इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल। हाइपरबोला एक इन्फिनाइट लेंथ का कर्व है, फिर भी हम ये क्लेम कर रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट ऑन द हाइपरबोला ऑक्सिलरी सर्कल देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। कैसे? तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि अगर आप हाइपरबोला पर एक पॉइंट मार्क करते हो, सपोज P, तो at every point of the circle there is a tangent, so there will be a tangent at this point, and ये tangent कभी ना कभी कहीं ना कहीं ट्रांसवर्स एक्सिस को मीट करेगी। मान लो पॉइंट है M पॉइंट का अगर मैं एक ऑर्डिनेट ड्रॉ करूं, वो ऑर्डिनेट हाइपरबोला को कट करेगा और वो पॉइंट है P डैश। तो P पॉइंट का या P डैश पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट P है, या P का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट P डैश है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ P ऑन द हाइपरबोला, इफ यू ड्रॉ इट्स ऑर्डिनेट, from the foot of ordinate you draw a tangent to auxiliary circle, the point of contact is called corresponding point P dash of P। अब ऐसा कोई पॉइंट इस कर्व पे नहीं हो सकता जिसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इस सर्कल पे ना मिले। ये टेक्निकली एंड मैथमेटिकली आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब बात आई कि हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो ये P डैश को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दो और फिर ये एंगल मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस से मेजर करो थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस a है, तो P डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P डैश का कोऑर्डिनेट होगा बेटा a cos थीटा, a sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली। yes. इसका कोऑर्डिनेट आपने बता दिया। अब जरा ये ट्रायंगल को देखो, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये एंगल 90 है, और ये पॉइंट M है। तो M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट। तो OM अपॉन A क्या होगा बोलो? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सीकेंट थीटा। तो OM लेंथ क्या हुई? A सीकेंट थीटा। इसका मतलब है कि M पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया A सीकेंट थीटा, 0 बोलते हो। और इसी M पॉइंट से वर्टिकली P पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया बेटा? A सीकेंट थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? और XP YP जो पॉइंट होगा ये हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो XP स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस YP स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। XP यहाँ पर पुट कर दो तो आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू YP स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। एग्रीड? इसको इधर ले गए और 1 को इधर ले आए, तो आ गया ये tan स्क्वायर थीटा। तो B स्क्वायर टाइम्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू YP स्क्वायर। तो YP का वैल्यू क्या आया बोलो? व्हाट इज YP? तो YP आ गया बोलो B tan थीटा। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चला कि ये जो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट, अगर ये एंगल थीटा है तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है A सीकेंट थीटा B tan थीटा। इसी को x इज इक्वल टू A सीकेंट थीटा और y इज इक्वल टू B tan थीटा, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे इलिप्स में क्या था? A cos थीटा B sin थीटा। B sin थीटा। सर्कल में क्या था? A cos थीटा A sin थीटा। यहाँ पर क्या है? A सीकेंट थीटा B tan थीटा। थीटा की हर वैल्यू के लिए ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ थीटा का एक स्पेसिफिक रोल है। थीटा क्या है? इस थीटा को बोलते हैं एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला। तो अब इस बात को डिफाइन करते हैं। आप यहाँ लिखेंगे
eccentric angle of P. eccentric angle of point P on hyperbola क्या है, लिखेंगे hyperbola is angle made by CP dash with positive direction of transverse axis in counterclockwise sense, where P dash is point of contact of tangent drawn from foot of ordinate of P to auxiliary circle. This is the complete definition of what? Eccentric angle of any point P on the hyperbola. तो हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट P का एक्सेंट्रिक एंगल क्या है, तो बोल रहे हैं आप उस पॉइंट P से एक उसका ऑर्डिनेट ड्रॉ करो, फिर उसके फुट ऑफ ऑर्डिनेट M से ऑक्सिलरी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस P डैश को सेंटर से ज्वाइन करो, तो वो लाइन CP डैश या OP डैश जो एंगल ट्रांसवर्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्रेम करती है, बनाती है, उसी एंगल को हम एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ P बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर इधर एक पॉइंट होगा यहां, तो इसका एक्सेंट्रिक एंगल ये यहां से ऑर्डिनेट के फुट से इधर एक टेंजेंट, और ये टेंजेंट को ज्वाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां से ज्वाइन किया तो ये आ जाएगा माइनस थीटा आ जाएगा सिमेट्री से। तो अगर ये P पॉइंट का थीटा है तो इसके जस्ट वर्टिकली बिलो वाले पॉइंट का माइनस थीटा होगा। ठीक है, जैसे से पॉइंट दूर जाएगा तो थीटा बड़ा होगा, जैसे से पॉइंट पास आएगा, जैसे पॉइंट यहां है तो ये यहां आ गया, ये यहां आ जाएगा, और ये थीटा कम हो रहा है, देखो। तो आई होप बात समझ में आ गई। और इसी थीटा के टर्म्स में x क्या होता है, a secant थीटा, और y क्या होता है, b tan थीटा, where theta belongs to 0 to बोलो π/2 union π/2 to π union π to 3π/2 union 3π/2 to 2π। π/2 और 3π/2 ऑड मल्टीपल π/2 मैंने इस थीटा की डोमेन से हटाया। रीजन की ऑड मल्टीपल π/2 पर सीकेंट और टैन दोनों अनडिफाइंड हो जाएंगे, तो ये पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो फाइनाइट पॉइंट नहीं होगा, इसलिए उसको मैंने हटा दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं? यस। अब समझ में आ गई तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी जस्ट, बट पहले इस सारी बात को एक बार रिकैप कर देते हैं। क्या क्या बात बताए? एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला इज एंगल थीटा मेड बाय CP डैश विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ transverse axis in anti-clockwise sense. C is called center of hyperbola and P dash is point of contact of tangent drawn from foot of ordinate of P to the auxiliary circle. दूसरा, ये प्रॉपर्टी फटाफट प्रूफ करेंगे। द रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन हाइपरबोला एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द फुट ऑफ ऑर्डिनेट M टू ऑक्सिलरी सर्कल इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू B बाई A। प्रूफ करो इस बात को। ये जो अगली बात प्रॉपर्टी मैंने बोली, इसका प्रूफ आप दीजिए जल्दी से। इसको प्रूफ करिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर थीटा 0 से π/2 है
तो P lies on fill in the blank. अगर थीटा π/2 से पाई है, then P lies on, मतलब पॉइंट P कहाँ होगा? हाइपरबोला पे तो होगा, लेकिन कौन सा पोर्शन होगा? which arc of the hyperbola is be represented corresponding to these values of theta? and अगर थीटा पाई से 3π/2 है, तब P कहाँ होगा? और अगर थीटा 3π/2 से 2π है, तो P कहाँ लाई करेगा? दिस इज माय क्वेश्चन. सेकंड वाला तो इजी है, तो ऐसे ही निकल रहा है. इजी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते समय ज्योमेट्रिकली दिख रहा है सर ऊपर वाले डायग्राम से. बता दो ना, फिल इन द ब्लैंक फटाफट करो, अभी पता चल जाएगा कि सही इंटरप्रेट कर रहे हो कि गलत. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको जानना जरूरी है. हाँ, इन दोनों दो क्वेश्चन जो आपके सामने है, दोनों प्रॉपर्टी भी हैं हाइपरबोला की. इसमें कौन सा तुम्हें आसान लग रहा है? रिलेटिवली दूसरे वाला आसान तो दोनों है, दूसरा वाला आसान लग रहा है. अच्छी बात है, तो आसान वाले पहले आंसर कर दो. बोलो, थीटा अगर 0 से π/2 है, तो क्या ओपिनियन है तुम्हारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हाइपरबोला उसके ऊपर होएगा पॉइंट. ओके, वेल डन. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया आपने. फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा 0 पर यहां होगा, ये तो दिख रहा है, और यहां से ये ऐसे ट्रेवल करता हुआ इन्फिनिटी चला जाएगा. अच्छी बात है, एग्रीड. अब ये तो मैं सब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होएगा. सोच के बोलना बेटा, बहुत कठिन है डगर पनघट की, सावधानी हटी तो दुर्घटना तुरंत घटी. हाँ जी, बताओ. सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 टू पाई अगर थीटा है, तो सीकेंट थीटा भी नेगेटिव है और टैन थीटा भी नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है. सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ऐसा क्या? क्या सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं? मैं थीटा से करके कर रहा हूँ. थीटा का सीकेंट थीटा और टैन थीटा दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं. हाँ, सीकेंट थीटा और टैन थीटा दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं. अरे भाई, इस वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे. इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट, एक्स पी भी नेगेटिव हो गया, वाई पी भी नेगेटिव हो गया. थर्ड में जाना चाहिए ना फिर तो. जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए. और ये देखो, अब समझो इस बात को, इसीलिए मैंने बोला कि इतने आसानी से डिसीजंस मत लो. अगर मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ अगर कोई पॉइंट है, तो आप यहाँ से फुट ऑफ ऑर्डिनेट ड्रॉ करोगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना? यही करोगे ना? यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ आएगा. तो थीटा की वैल्यू अगर π/2 से पाई हो रही है, π/2 से पाई हो रही है थीटा अगर, तो आपका हो गया क्या? सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव, टैन थीटा भी पॉजिटिव, तो ए सीकेंट थीटा बी टैन थीटा दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो गए, तो एक्स वाई वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ आएगा, यहाँ इसमें ये है ऐसा. मतलब ऐसे समझो आप कि यहाँ जब इन्फिनिटी π/2 पर करके यहाँ चला गया, फिर π/2 के जैसे ही आगे जाएगा ना, तब ये इधर से अपीयर होगा, यहाँ से ऐसे 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 आएगा ग्राफ, वापस यहाँ आ जाएगा. और जब पाई हो जाएगा, तब यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और पाई से आगे जाएंगे जब यहाँ पर, तो ये अब क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट होएगा. अब पॉइंट यहाँ चला गया ऐसे.
तो ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसके बाद कहाँ चल जाएगा, अब यहाँ इंफिनिटी पे डिसअपियर होगा, फिर यहाँ प्रकट होगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आएगा। ये पूरी जर्नी है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कर बड़ा जी है कि ऐसे गया इंफिनिटी, और इंफिनिटी के बाद वो यहाँ माइनस इंफिनिटी पे प्रकट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर ऐसे जाकर के इधर जाएगा, और फिर वापस इधर जाकर के फिर आएगा। दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये डिसकंटिन्यूटी है π/2 3π/2 पर, इसलिए आप सोच रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली ऐसे करके यहाँ चला आएगा, ऐसा नहीं। एनीवे आगे चलो, तो द रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ, इस पर आ जाओ, इस पर। The ratio of the ordinate of point P on hyperbola and length of tangent from the foot. Ordinate of P मतलब ये क्या हुआ, ये तो हमने निकाल लिया था ना, PM, PM is B tan theta, B tan theta, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से यहां तक की लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, P डैश M। P डैश M क्या आएगा, तो P डैश M मतलब यहां देखो P डैश M अपॉन A क्या होगा, ये A है, OP डैश, तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, तो P डैश M इज A tan थीटा, तो ये आ गया A tan थीटा। तो रेशियो क्या हुआ, PM इज टू P डैश M का रेशियो, लेंथ ऑफ टेंजेंट और ऑर्डिनेट का रेशियो क्या आया, B अपॉन A। इलिप्स में भी यही होता था। इलिप्स में अगर ध्यान दो, अगर मान लो इलिप्स में कोई पॉइंट ऐसे होता था, ऐसे, और ये पॉइंट ऐसे लेते थे, ये P होता था इलिप्स का, ये M होता था, तो PM और P डैश M का रेशियो वहां क्या होता था, PM बाई P डैश M, B साइन थीटा, PM होता था B साइन थीटा, और P डैश M होता था A साइन थीटा, तो रेशियो वहां भी होता था B बाई A। तो इलिप्स में भी पॉइंट का ऑर्डिनेट और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के ऑर्डिनेट का रेशियो B बाई A होता था कांस्टेंट। यहां पर पॉइंट का ऑर्डिनेट और लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम फुट ऑफ ऑर्डिनेट टू दिस पॉइंट, ये रेशियो B बाई A। तो ये बात भी याद रखेंगे। तो ये जी बेसिक पॉइंट्स हो गए, कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन समझ में आ गया आपको, क्लियर है। चलें आगे थोड़ा बढ़े। यस यस ओके, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है कि हाइपरबोला अगर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहां से अगर इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिखो तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज दिस, y इज इक्वल टू b बाई a अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसी तरह से जैसे वहां करते थे ना, ऐसे यहां पर भी कर लो कुछ ऐसे। कंडीशन वही है, बट वो कंडीशन को मैं जस्टिफाई कर दे रहा हूँ एक लाइन में। कंडीशन क्या होती थी, s1 ग्रेटर देन 0, s1 लेस देन 0, है ना, एंड s1 इक्वल टू 0। तो यहां पर वो कैसे आएगा, मैंने ऐसे बताया कि मान लो हाइपरबोला ऐसा है, मान लो यहां पर एक पॉइंट है P, और ये ऐसे लिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 x कोऑर्डिनेट, और y1 मान लो P डैश है ये पॉइंट, है ना, y1 हमें निकालना पड़ेगा, y डैश ये निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा जरा मुझे बताओ। तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि जो y डैश है दैट इज P डैश M, ये आएगा यहां पर इस इक्वेशन में x की जगह x1 डाल करके, तो b अपॉन a अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मॉड y डैश की बात कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट हाइपरबोला के इधर है, इस रीजन में है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, तो इस रीजन को, यहां पर थोड़ा सा फर्क है रीजन का क्लासिफिकेशन। ये जो रीजन हाइपरबोला का होता है ना, टुवर्ड्स फोकस, है ना, और हाइपरबोला की एक ब्रांच और होगी इस तरफ, ऐसे ऐसे, ये रीजन भी टुवर्ड्स फोकस हो गया। ये दोनों रीजन को क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स फोकस रीजन बोलते हैं।
और इस बाकी रीजन को क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स सेंटर। ये वाला टुवर्ड्स सेंटर है। कौन सा टुवर्ड्स सेंटर है? ये रीजन, ये रीजन टुवर्ड्स सेंटर है। अब देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियन जो इसको इनसाइड बोलते हैं, इसको इनसाइड बोलते हैं, इनसाइड, और इसको आउटसाइड बोलते हैं। और यही करेक्ट भी है, यही करेक्ट है, क्योंकि सेंटर की तरफ का जो पोर्शन होता है उसको इनसाइड बोलते हैं, और जो अवे फ्रॉम सेंटर उसको आउटसाइड बोलते हैं। ठीक है, बट कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हाइपरबोला बेंड इधर कर रहा है तो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, तो ये सर भी आपने सेम ही तो लिखा है। हाँ नहीं, उल्टा यहाँ पर इनसाइड बोलो, इनसाइड। तो कुछ लोग इस रीजन को इनसाइड बोलते हैं, इनसाइड, ये दोनों इनसाइड रीजन है, और इसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड। तो मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं कि अगर आप यूनिफॉर्मिटी देखो सारे में, तो टुवर्ड सेंटर रीजन को क्या बोलो? इनसाइड, और अवे फ्रॉम सेंटर को क्या बोलो? आउटसाइड। दैट्स इट। तो हर एक के लिए ये बात सही है। सर्कल में भी टुवर्ड सेंटर इनसाइड, रेस्ट इज आउटसाइड। पैराबोला में भी टुवर्ड सेंटर इनसाइड, रेस्ट इज आउटसाइड, क्योंकि सेंटर और फोकस दोनों एक ही तरफ होता है ना, डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर बोलते हैं, इन्फिनिटी पे होता है। इलिप्स में क्लियर है, हाइपरबोला में भी वही चीज यूज करो। तो हम इसी नॉमेनक्लेचर को लेके चल रहे हैं, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। या मोर स्पेसिफिकली आप क्या बोल दो? टुवर्ड्स सेंटर एंड टुवर्ड्स फोकस बोलो, लफड़ा ही खत्म करो इनसाइड आउटसाइड का। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है मतलब टुवर्ड्स फोकस है, तो आप क्या देखोगे? पीएम और पी डैश एम में क्या रिलेशन है बोलो? तो आप बोलोगे कि पीएम विल बी लेस देन पी डैश एम। बोलो, फॉर आउटसाइड, हेलो, और टुवर्ड्स फोकस। अगर पॉइंट पी आउटसाइड हो या फोकस की तरफ हो तो पीएम लेस देन पी डैश एम होगा। पीएम मतलब y1 का मॉड, लेस देन पी डैश एम मतलब y डैश का मॉड। मतलब है कि y1 स्क्वायर इज लेस देन y डैश स्क्वायर। y डैश स्क्वायर क्या आएगा? यहां से देख लो, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ना इंटू x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर y1 स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से आपको क्या आ रहा है? b स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर b स्क्वायर, या माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ या ना? और a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या है बेटा? x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या आया? s1 ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ या ना? तो ये आउटसाइड रीजन के लिए s1 ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली इनसाइड के लिए s1 लेस देन 0, ऑन के लिए s1 इक्वल टू 0। तो बिल्कुल वही चीज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? Yes. बट सिर्फ एक चीज ध्यान रखने की, यहां पर आउटसाइड मतलब टुवर्ड्स फोकस एंड इनसाइड मतलब टुवर्ड्स सेंटर है। वही चीज हर जगह है, टुवर्ड्स सेंटर को इनसाइड बोलोगे तो दिस होल्ड्स गुड इवन इन केस ऑफ हाइपरबोला। तो जो तुम्हें दिख रहा है वो मत सोचना कि अच्छा ये हाइपरबोला का ये अंदर वाला पोर्शन ये है, ये अंदर वाला पोर्शन नहीं है। अंदर वाला पोर्शन यही है जो ग्रीन कलर से शेड किया है। दूसरी बात, यहां पर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि हाइपरबोला एक ऐसा कर्व है जो डिस्टॉर्ट हुआ है। तो हाइपरबोला के अलावा जितने भी हैं वो टुवर्ड्स सेंटर कनकेव है। सर्कल अपने टुवर्ड्स सेंटर क्या है? कनकेव है। सेंटर की तरफ से देखो तो कनकेव नजर आएगा। इलिप्स भी सेंटर की तरफ से देखो तो कनकेव नजर आएगा। पैराबोला भी सेंटर की तरफ से देखो, सेंटर मतलब
ये इस पर इंफिनिटी, इधर से वॉच करो तो क्या है, कनकेव नजर आएगा। इसलिए फ्रॉम इनसाइड, इन सारे में इनसाइड से टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, और आउटसाइड से हर एक पर 2 टेंजेंट ड्रॉ होती थी। आपको अच्छी तरह से याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. लेकिन हाइपरबोला, यहाँ उल्टा हो- हाँ हाइपरबोला थोड़ा उल्टा हो गया। हाइपरबोला टुवर्ड्स इनसाइड से देखो तो कन्वेक्स है, तो इनसाइड रीजन से 2 टेंजेंट ड्रॉ होगी, आउटसाइड रीजन से कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप लिखेंगे, ये पॉइंट लिखने के बाद यहीं पर ये भी मेंशन कर देंगे, S1 greater than 0, no tangent can be drawn from P to hyperbola। ये जस्ट उल्टा है, राइट? Similarly, if P lies on S1 equal to 0, only one tangent will be drawn, and if P lies inside, then 2 tangents can be drawn। जबकि थोड़ा सा कुछ लोग अब सोचेंगे तो उनको कुछ बातें और समझ में आ रही होंगी, जैसे उनको लग रहा होगा यार यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तब तो 4 टेंजेंट होनी चाहिए, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। ऐसा नहीं है, 2 ही होगी, ये प्रूफ हो जाएगा मैथमेटिकली। इसी तरह से अगर यहाँ है तो कुछ लोग लग रहा होगा यहाँ से इधर वाले पे तो टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकती, लेकिन शायद इधर पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, इधर वाले ब्रांच पे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इनसाइड रीजन से कोई, आउटसाइड रीजन के किसी भी पॉइंट से हाइपरबोला पे टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, और इसी तरह से इनसाइड रीजन के किसी भी पॉइंट से हाइपरबोला पर सिर्फ 2 टेंजेंट ही पॉसिबल होगी। जैसे यहां कोई पॉइंट है तो यहां से एक टेंजेंट इधर होगी और एक टेंजेंट इधर होगी, ऐसे बस। इसी तरह से जब इधर कोई पॉइंट लोगे आप, तो यहां से एक टेंजेंट इधर वाली ब्रांच पे आएगी, एक टेंजेंट इधर वाली ब्रांच पे आएगी। अगर आप यहां कोई पॉइंट लोगे ऐसे, तो यहां से एक टेंजेंट इधर होगी और एक टेंजेंट इधर होगी, बस। इधर साइड में टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगी। ये सब बातें प्रूफ हो जाएंगी बाद में, जब एसिम्पटोट्स पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकली हम अभी भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव पोजीशन समझ में आ गया। जैसे अगर मुझे प्रूफ करना हो, अभी आ रहे हैं हम लोग कि कैसे इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। यहां तक क्लियर है? नोट कर लिया? आगे चलो, बोलो फटाफट बोलो यार, तुम लोग चुपचाप मत रहो। Yes, अब पॉइंट के बाद आप लिखेंगे लाइन विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, और इसी डिस्कशन में सारा चीज कवर होगा। तो लाइन y इक्वल टू mx प्लस c either cuts or touches or has no contact with this hyperbola as and when, जब आप इस लाइन से इसको सॉल्व करोगे, मतलब ऐसा b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को लिख दो mx प्लस c का होल स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर 0। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक बनेगा b स्क्वायर माइनस a इंटू एम स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर m इंटू सी टाइम्स एक्स, यहां आएगा a स्क्वायर इंटू एम सी एक्स, एंड माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन ले लो तो सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? ये x में एक क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक से 2 रूट आएंगे। ये 2 रूट दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट होंगे। तो मान लो x1 x2 रूट है, तो x1 प्लस x2 एंड x1 इंटू x2 लिख सकते हैं आप यहाँ से 2a स्क्वायर सी एम अपॉन बी स्क्वायर। आपको बिल्कुल लग रहा होगा ना कि इलिप्स जैसा है, तो यहाँ पर प्लस होता था बस, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और द लाइन टचेस, कब बोलो, लाइन कब टच करेगी? D0, D0, और D0 करेंगे तो कंडीशन आएगी, देखो क्या कंडीशन आ जाएगी, 4a टू द पावर 4 c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आएगा देखो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे। 4 ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, तो यही इक्वेशन ऐसा निकलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। अब यहां देखो तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इधर भी आएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव वो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो वर्चुअल Yes. आएगा, यहां से जो 4 टर्म में एक तो कैंसिल हो गया, तो यहां से आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर 0। तो यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इलिप्स में क्या आता था, प्लस कर दो बीच। ए स्क्वायर एम Yes, sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के इक्वल आता था। तो इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में भी फर्क क्या है जरा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का So minus b square को minus b. की जगह अगर आप माइनस बी स्क्वायर कर दो तो इलिप्स का इक्वेशन हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाता है। वही Yes. स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इलिप्स वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बन जाएगी। तो लगभग जितने भी रिजल्ट हैं इलिप्स के, उनमें अगर बी स्क्वायर को, प्रोवाइडेड उसमें ए और बी ना हो, ए में Yes, sir. इवन हो और बी में इवन हो, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल करके आपको हाइपरबोला का कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई, यहीं से एवर टेंजेंट भी समझ में आ गई। ठीक है, तो ये सारी बात आपने डेराइव करी है। डी पॉजिटिव है तो लाइन कट करेगी 2 बार, डी नेगेटिव, डी 0 है तो लाइन टेंजेंट हो जाएगी, डी नेगेटिव है तो लाइन का कोई कांटेक्ट नहीं होगा कर्व के साथ में। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आई, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कॉल्ड एवर टेंजेंट टू द हाइपरबोला। फॉर एवरी real value of the slope m, this line is always tangent to the hyperbola known as tangent in terms of slope or ever tangent, जो भी आप इसको बोल दो, family of tangent भी बोल सकते हैं आप। अब यहीं से आ जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो भाई x1 x2 को इक्वल कर दो और इसको आप क्या लिख दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको माइनस सी स्क्वायर लिख दो, एक c कैंसिल होगा, 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी। अब ध्यान करो, सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी x कोऑर्डिनेट माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी था, इलिप्स में भी x कोऑर्डिनेट माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी है, और हाइपरबोला में भी x कोऑर्डिनेट माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी है। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हुआ भाई, x में कहां चेंज हुआ, उसी सर्कल का अंदर ऐसे इलिप्स बन रहा था, बाहर की तरफ टच करता हुआ हाइपरबोला बन रहा है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस तो 2a लेंथ की है, सेंटर 0 0 है, तो x में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। डिफॉर्मेशन किस में हुआ, y में डिफॉर्मेशन हुआ, तो y कोऑर्डिनेट यहां चेंज हो जाएगा। इलिप्स में क्या होता था, b स्क्वायर बाई सी, यहां क्या आएगा माइनस b स्क्वायर बाई सी। ये कैलकुलेट हो जाएगा जी, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ निकाल रहा हूं। अरे यहीं पर इसको 2x कर देना और यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देना, तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x नॉट, मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x नॉट y नॉट है, तो 2x नॉट इज इक्वल टू 2cm a स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस c स्क्वायर, तो आ गया माइनस 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस a स्क्वायर m बाई सी इज इक्वल टू x नॉट। ये आ गया। अब इसको लाइन में डाल दो, लाइन क्या था, y इज इक्वल टू mx नॉट, y नॉट इज इक्वल टू mx नॉट प्लस c, तो mx नॉट m इंटू ये डाल दो माइनस ए स्क्वायर m बाई सी एंड प्लस c, एलसीएम लो,
तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, व्हाट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलती है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ये वाई नॉट आ जाएगा। तो एवर टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आ गया? क्वेश्चंस पे चल रहा हूं मैं, तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। चलिए जी शुरू हो जाइए फटाफट, हाँ जल्दी आंसर करिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर which is drawn from the given point to the given hyperbola। और ये दूसरा क्वेश्चन, और एक तीसरा क्वेश्चन और भी लिख दे रहा हूं, ये भी आपको करना है। वो क्या है? प्रूव दैट if point P lies towards center, then only two tangents can be drawn from P to hyperbola, and from the region towards focus no tangent can be drawn to hyperbola। ये बात आपको प्रूफ करनी है। चलिए जी फटाफट कंप्लीट करिए तीनों क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन तो सीधी सी बात है कि जैसे ही आपको पता चला कि ये आपका हाइपरबोला है, ये दिस इज हाइपरबोला, तो आपने इमीडिएटली एवर टेंजेंट लिख देनी चाहिए इसकी, isn't it? एवर टेंजेंट लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लिख दो। क्या होगा एवर टेंजेंट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस किसी भी स्लोप की दो टेंजेंट होगी, ए स्क्वायर मतलब 16, एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 9, और कौन से पॉइंट पे कट करेगी? माइनस ए स्क्वायर मतलब 16 एम अपॉन सी कॉमा माइनस 9 बाई सी। अब एम और सी डिसाइड होगा, आंसर आ जाएगा। एम और सी डिसाइड करने के लिए एम डिसाइड होगा तो सी अपने आप डिसाइड हो जाएगा, तो आंसर फटाफट आ जाएगा। जैसे ए पॉइंट इफ पास थ्रू 0 0 0 3, 0 का मतलब बात करें, इफ पास थ्रू, अगर ये टेंजेंट, ये तो हमेशा टेंजेंट है, अगर ये 0 3 से पास कर रही है तो 0 3 इसको सेटिस्फाई करो, x को 0 y को 3 पुट करो, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 m स्क्वायर माइनस 9, तो 16 m स्क्वायर की वैल्यू हो गई 18। हुआ कि नहीं हुआ? तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 18 बाई 16। m की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस हाफ रूट 3/2। प्लस माइनस 3/2 रूट। अरे y को हमने 3 रखा था, m x को 0 रखा था, 3 अगर इसके इक्वल है स्क्वायर किया तो यही आया ना, 9 इज इक्वल टू 16 m स्क्वायर माइनस 9, तो 9 प्लस 9 18 इज देयर, तो m स्क्वायर की वैल्यू से m की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 3/2 रूट 2। यस 3/2 रूट 3/2 रूट 2। तो आपके पास जो इक्वेशन आया वो क्या है? इधर देखो, ध्यान से देखना, ऐसा हाइपरबोला है और हाइपरबोला की एक ब्रांच ऐसे है, पॉइंट हमारा 0 3 यहाँ कहीं था,
यहाँ से टेंजेंट आई तो ऑब्वियसली वाई इंटरसेप्ट तो टेंजेंट का क्लियर है ना। क्या है वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव तो हो नहीं सकता टेंजेंट। पॉजिटिव है। हाँ, तो ये स्लोप आ गई तो y को mx प्लस सी सीधे लिखो, बिकॉज c की वैल्यू तुम्हारी अनडाउटेडली 3 होनी चाहिए। एक टेंजेंट आएगी y इज इक्वल टू 3/2√2x प्लस 3, और एक टेंजेंट आएगी y इज इक्वल टू नेगेटिव 3/2√2x प्लस 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये ज्योमेट्रिकली ये दोनों टेंजेंट आपको दिख भी रही है, जो इधर ड्रॉ हो रही है नेगेटिव स्लोप वाली है, और जो इधर ड्रॉ हो रही है पॉजिटिव स्लोप वाली है। तो ये है तुम्हारा स्लोप -3/2√2 वाली, और ये वाला स्लोप है 3/2√2। कॉन्टैक्ट पॉइंट बताओ। m के जगह 3/2√2 डाल दो, c के जगह 3 डाल दो। m/c क्या हो जाएगा? ये m है और ये c है, तो m/c क्या हो जाएगा? 1/2√2। बोलो तो -16/2√2 कॉमा b स्क्वायर -9/3 माइनस। -3। तो ये कोऑर्डिनेट जरा देखो ध्यान से क्या आ रहा है। अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये -4√2 कॉमा -3 है। कौन से क्वाड्रेंट में है? होना भी चाहिए। देखो पॉजिटिव स्लोप वाली थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो टच करेगी। ऐसे ही जो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है उसका क्या आएगा? तो देखो ये दोनों कांटेक्ट पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे सिमेट्री से, क्योंकि ये पॉइंट जिस लाइन पर है वो लाइन के अबाउट हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस सिमेट्रिक हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिख दे? मैं डायरेक्ट लिख दूं 4√2 -3। निकाल के भी आएगा यही, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो भी वही आएगा। तो मैंने ए पार्ट वर्कआउट किया, इसी तरह से बी पार्ट का आप निकाल के बता दो जल्दी से। बी पार्ट का प्रोसीजर वही रहेगा। 2,1 पॉइंट से 2,1 को यहां पर पुट करो, यहां से इस इक्वेशन का इस्तेमाल सिर्फ स्लोप निकालने के लिए करो। इस इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिखना कभी, क्योंकि जब आप किसी पॉइंट से जब किसी स्लोप की टेंजेंट लिखनी है तब इस इक्वेशन से आ जाएगा। स्लोप दिया हुआ है, इसमें पुट करो 2 टेंजेंट आ जाएगी। लेकिन जब किसी पॉइंट से टेंजेंट लिखनी है तो किसी एक पॉइंट से 2 पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकती। ये दोनों 2 पैरेलल टेंजेंट है, एक प्लस और एक माइनस साइन से 2 पैरेलल टेंजेंट मिलेगी, और 2 पैरेलल टेंजेंट किसी भी एक फाइनाइट पॉइंट से नहीं पास कर सकती। इसलिए जब किसी पॉइंट से टेंजेंट लिखना होता है तो एवर टेंजेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओनली टू फाइंड आउट द स्लोप, नॉट टू राइट। वरना 4 आ जाती है। हाँ, वरना 4 आ जाती है। तो यहां से स्लोप निकाल के, और ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप आ गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन। जल्दी निकाल के बताओ क्या आएगा आंसर। फिर वही कहानी करेंगे, सिर्फ यहाँ बी पार्ट के लिए आप यहाँ पर 0,3 के बजाय क्या कर देंगे 2,1 2,1 यहाँ करेंगे तो 1 - 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर -9 हो जाएगा। तो आ जाएगा 12m स्क्वायर प्लस 4m -8 इक्वल टू 0। बोलो जी ऐसे ही आएगा कुछ कि नहीं? पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो आएगा 3m स्क्वायर प्लस m -2 इक्वल टू 0। फैक्टर वेक्टर हो रहा है क्या? तो -8 आएगा, कहाँ पर? -10 नहीं आएगा, साइन है यहाँ, +1 है। -10 नहीं हो जाएगा। अरे हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ +1 नहीं था ना, तो उधर जाके तो माइनस ही हो गए थे, तो -10 हो गया। आई एम सॉरी। चलो चलो कंप्लीट करो फटाफट। -10 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 6m स्क्वायर प्लस 2m -5 इक्वल टू 0। यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? -2 प्लस माइनस √4 प्लस 120 डिवाइड बाई 12। तो
4 कॉमन ले लोगे तो -1 प्लस माइनस 1 और 25 √26 आ जाएगा। डिवाइड बाय 6, ऐसे m की 2 वैल्यू आएगी। तो हमारा इक्वेशन अच्छा सा तो नहीं आएगा बट आ गया। y इज इक्वल टू क्या आएगा, एक आएगा तुम्हारा √26 माइनस 1/6 इंटू एक्स, y -1 होगा ना, x -2 + 1। एक टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा आएगा। इसी तरह से दूसरे टेंजेंट का इक्वेशन जो आएगा वो भी ऐसे ही आएगा, -1 माइनस √26/6 इंटू x -2 + 1। m आ गया, c आ गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ जाएगा। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, अगला क्वेश्चन पे जाइए। ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करिए। एवर टेंजेंट की कहानी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि सर्कल में थी, जैसे कि पैराबोला में थी, जैसे कि इलिप्स में, एंड मोर इट रिजेंबल्स विद इलिप्स। इलिप्स के साथ इसका बहुत क्लोज रिलेशन है। अगला है क्या, फाइंड इक्वेशन टू द लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू हाइपरबोला। एक बात बताओ, इलिप्स में what was the locus of foot of perpendicular drawn from focus upon tangent? ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल। तो यहां पर भी ऑक्सिलरी सर्कल आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। करके देखो। अगर हाइपरबोला के लिए हम इस बात को सोचें तो जनरल हाइपरबोला के लिए कर लो, क्या फर्क पड़ता है? व्हाई टू गो फॉर सम स्पेसिफिक केस कि मान लो ऐसे एक टेंजेंट है, ऐसा टेंजेंट है और आपने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। कोई भी जरूरी नहीं है कि टेंजेंट हम इधर ही ड्रॉ करें, हम दूसरी ब्रांच की टेंजेंट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इधर भी टेंजेंट ले सकते हैं और इस टेंजेंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। ये पूरा फ्रीडम है आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बोला जाए कि आप इसी ब्रांच पर लो ऐसा। और फिर यहां से आपने इसके फोकस से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर का जो फूट है, ये फूट ऑफ परपेंडिकुलर है। मान लो ये फोकस एस है और इस पॉइंट का लोकस चाहिए हमें, तो इस पॉइंट को पी ले लो, h, k। अब ये टेंजेंट वेरिएबल लेनी पड़ेगी हमको, वेरिएबल टेंजेंट है तो इसको m स्लोप के फॉर्म में ले लो। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या ले लें, y माइनस mx इज इक्वल टू √a² m² माइनस b²। हाइपरबोला हम जनरल ले रहे हैं, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट h, k है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक रिलेशन तो आ ही रहा है, k माइनस mh इज इक्वल टू √a² माइनस a² m² माइनस b²। एक रिलेशन और भी आएगा, कौन सा, ये वाली लाइन का रिलेशन। ये कौन सी लाइन है, ये a0 और h, k का जो स्लोप है k/h माइनस a, यही आएगा ना, h, k और a0। ये स्लोप, इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए। इसका स्लोप m है तो ये स्लोप क्या होगा, -1/m होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो mk प्लस h इज इक्वल टू a। बोलो यस और नो। दूसरा रिलेशन हमने क्या किया, सिंस sp इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यहां से आ गया।
अब ये दो रिलेशन से हमें क्या करना है, एच और के में रिलेशन लेना है। लोकस ने कहा क्या करें इन दोनों को, Square and add. स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वेयर राइट हैंड साइड में आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। व्हाट इज दिस? तो आप जानते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे बताओ क्या आएगा ये? यहां से आ रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो राइट साइड हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 प्लस एम स्क्वायर। लोकस आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला आ गया। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इस केस में plus y square equal to 9. एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 है, तो लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। वेरी करेक्ट। एनीवे, तीसरे पार्ट पे आ जाओ। सर इसमें फिर वो परपेंडिकुलर टेंजेंट वाला भी वो डायरेक्ट्रिक्स सर्कल होता है सर? क्या क्या क्या? सर उसमें था ना कि परपेंडिकुलर टेंजेंट का इंटरसेक्शन का यहाँ भी डायरेक्टर सर्कल होता है, वो भी यही से इसी से प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी कर ही देंगे। आप ये प्रूव करो, पहले ये क्वेश्चन करो। आपको क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि अगर कोई पॉइंट, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई पॉइंट टूवर्ड्स सेंटर है तो दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, या दो टेंजेंट अगर किसी पॉइंट से ड्रॉ हो रही है तो वो पॉइंट टूवर्ड्स सेंटर होगा। तो अगर हम मान लें कि एच कॉमा के पॉइंट से दो टेंजेंट पॉसिबल है, ऐसा अगर हम मान लें कि एच कॉमा के से दो टेंजेंट पॉसिबल है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? तो हमने बोला कि एक स्लोप m1 है और एक स्लोप m2 है। दो टेंजेंट मतलब दो स्लोप है, पॉइंट तो आपने बता ही दिया। तो इफ फ्रॉम h कॉमा k two tangents are possible, तो हम बोलेंगे k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आया? एवर टेंजेंट y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम स्लोप की टेंजेंट लिया और मैंने बोला कि ये h कॉमा के से पास कर रही है, तो h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। ये आ गया। इस इक्वेशन में देखो क्या दिख रहा है आपको, तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, एम में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, माइनस 2hk इंटू एम प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिख रहा है ये। अगर हमने मान लिया कि m स्लोप की एक टेंजेंट है जो h कॉमा k से पास कर रही है, तो m में क्वाड्रेटिक आ गया है। m में क्वाड्रेटिक क्या बता रहा है कि फ्रॉम एनी पॉइंट, दिस मीन्स फ्रॉम एनी पॉइंट h कॉमा k
at most 2 tangents can be drawn. तो प्लेन ऑफ हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट से 2 से ज्यादा टेंजेंट तो ड्रॉ ही नहीं हो सकती, क्योंकि पॉइंट आपने फिक्स किया तो स्लोप की 2 से ज्यादा वैल्यू, 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते तो 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, और 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी स्लोप की तो 2 से ज्यादा लाइन नहीं पास करेगी उस पॉइंट से जो टेंजेंट हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेंजेंट हो सकती है। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। तो जो 4 टेंजेंट के बारे में सोच रहे थे वो तो इम्पॉसिबल, ठीक है। बाद में आपको पता चलेगा कि वो क्यों, ज्योमेट्रिकली क्यों इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, जो 2 टेंजेंट फॉर 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट हमें इसके 2 रूट, डिफरेंट रूट चाहिए, m1 m2 रूट्स हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्या आएगा, देखो 4h² k² माइनस 4 इंटू h² माइनस a² टाइम्स k² प्लस b² ग्रेटर देन 0। 4 से डिवाइड कर दो तो h² k² माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, h² k² प्लस h² b² माइनस a² k² माइनस a² b² ग्रेटर देन 0। ये कैंसिल हो गए और फिर आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, k² माइनस h² b² प्लस a² b² इज ग्रेटर देन 0। a² b² से डिवाइड करो तो k² अपॉन b² माइनस h² अपॉन a² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसी को बोलेंगे h² बाई a² माइनस k² बाई b² माइनस 1 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो s1 लेस देन 0। s1 लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ बोलो, टुवर्ड्स सेंटर। तो 2 टेंजेंट अगर किसी पॉइंट से ड्रॉ हो रही तो वो पॉइंट किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए। 2 टेंजेंट के लिए वो पॉइंट इस रीजन में कहीं होना चाहिए, इस रीजन में। इसी तरह से अगर नो टेंजेंट करेंगे, d लेस देन 0 करेंगे तो अपने आप वो क्या प्रूव हो जाएगा, s1 ग्रेटर देन 0, इधर वाला प्रूव हो जाएगा, इधर वाला। और एक टेंजेंट करेंगे तो ऑन द कर्व प्रूव हो जाएगा। तो बात खत्म हो गई, जस्टिफाई हो गया। ऑन द कर्व कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट होगी, इनसाइड टुवर्ड्स सेंटर है तो 2, और आउटसाइड टुवर्ड्स फोकस है तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। क्लियर है। अब यहीं से वो बात भी प्रूव हो जाती, देखो जल्दी से खत्म करो उस कहानी को भी। क्या बेटा, ये जो आया, ये आया 2 टेंजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर 2 रूट है फॉर 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट। अगर h, के 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर ये 90 डिग्री है, तो फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो, -1। तो यहां से आ जाएगा k² प्लस b² अपॉन h² माइनस -1। तो आया k² प्लस b² इज इक्वल टू a² माइनस h²। तो h² प्लस k² इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये एक सर्कल आया कि नहीं आया, लोकस आया x² प्लस y² इज इक्वल टू a² माइनस b²। इट इज अ सर्कल, it is a circle with center 0, 0 and radius under root of a² minus b²। तो जो ऑक्सिलरी सर्कल था ना, ऑक्सिलरी सर्कल ये होता था, ऑक्सिलरी सर्कल, आई एम सॉरी, ऐसा ये ऑक्सिलरी सर्कल था, इसका रेडियस ये लोकस से क्या है, ज्यादा है। तो वो जो सर्कल होगा परपेंडिकुलर टेंजेंट वाला, वो इसके अंदर होगा, ऐसा इसी के कॉन्सेंट्रिक होगा, लेकिन इसके इनसाइड होगा। इट इज स्मॉलर देन ऑक्सिलरी सर्कल। इलिप्स में वो बड़ा होता था डायरेक्टर सर्कल, तो इसको बोलते हैं क्या, लोकस ऑफ, ये क्या है, intersection of perpendicular tangent, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज अ सर्कल कॉल्ड एज directors,
Yes, called as director circle. Directrix नहीं, director circle of hyperbola. तो ये हाइपरबोला का डायरेक्टर। इसमें b more than a हो गया था। हाँ, b B more than a हो जाएगा तो डायरेक्टर सर्कल इमेजिनरी हो जाएगा। b इक्वल टू a हो जाएगा तो डायरेक्टर सर्कल जो है, जैसे देखो b जैसे जैसे b को बढ़ाओगे, b अगर a के इक्वल हो जाएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, तो डायरेक्टर सर्कल एक पॉइंट सर्कल हो जाएगा। डायरेक्टर मतलब गवर्न कर रहा है, जैसे जैसे इसको छोटा करोगे उसकी पावर, डायरेक्टर सर्कल का पावर जैसे सेंट्रलाइज करते जाओगे ना, वो छोटा होता जाएगा तो हाइपरबोला बड़ा होता जाएगा। जब डायरेक्टर सर्कल b की वैल्यू 0 कर दो तो क्या होगा, ये ऑक्सिलरी सर्कल बन जाएगा। जब डायरेक्टर सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल बन गया तो हाइपरबोला क्लोज होकर 2 रे बन जाएगा। और जब b की वैल्यू ऐसे बड़ी हो जाएगी तो डायरेक्टर सर्कल इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, तब हाइपरबोला उल्टा डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब वो पॉसिबल होगा क्या, एसिम्प्टोट के साथ में मर्ज हो करके फिर दूसरे साइड में फॉर्म होने लगेगा। वो जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला केस। चलो आगे चलें, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। तो एवर टेंजेंट पर अब और कुछ क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो। तो ए पार्ट कर लिया मैंने डिस्कस, परपेंडिकुलर टेंजेंट का निकाल लिया, बीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने सर्कल इलिप्स में किया हुआ था तो कर जाएंगे, तो ये इसको छोड़ो, ये सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करो। बोला if the line y is equal to mx plus under root a square m square minus b square touches the hyperbola given at the point a secant theta b tan theta, then prove show that theta is sin inverse b upon am। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो। बोलो। हो गया तो बस पॉइंट को कंपेयर ही करना। तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ये एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, ये वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, और यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, ये वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। तो आप क्लियर कट देखो तो वाई पी अपॉन एक्स पी, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन से जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी अपॉन ए टैन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। वेर एज अगर हम इस वाली इंफॉर्मेशन से जाएं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम। तो ऑब्वियस ही बात है कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आई, बी अपॉन ए एम आई कि नहीं आई, क्योंकि एक बी कैंसिल हो गया एक ए कैंसिल हो गया, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। तो ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सिर्फ आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बस, और कुछ भी नहीं इसमें। तो उस पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल आ गया साइन इनवर्स बी अपॉन ए, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी जल्दी आंसर करो।
ठीक है, फटाफट आंसर करा जा रहा, तो 3 पार्ट हैं, तो आपके 6 मिनट टाइम है, पहले ट्राई करके आप आंसर कर लो, नहीं होगा तब मैं डिस्कस करता हूँ। यस आई रिपीट, मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि अगर ये एक y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये पैराबोला है तुम्हारा, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और ये तुम्हारा हाइपरबोला है, हाइपरबोला ये, और ये दो टेंजेंट लाइन है। तो मान लो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप अगर m है, तो m स्लोप की एवरेज टेंजेंट हाइपरबोला पैराबोला की लिख दी और हाइपरबोला की लिख दी, फिर दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने में क्या होगा, देखो y और mx तो दोनों में सेम ही है, तो इस कंपेयर सेकंड कर वाले में वो प्लस माइनस रूट ये में नहीं है, प्लस माइनस रूट नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो स्क्वायर करके वो प्लस माइनस का एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। और बाद में पैराबोला में तो एक टेंजेंट की दो स्लोप हो, एक स्लोप की दो टेंजेंट होती नहीं है, तो एक तो गायब ही रहेगी, दो में से एक ही चूज होगी, इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये से मतलब बस वो पैराबोला वाली हेल्प नहीं है, वरना अगर एलिप्स में होता तो हमें प्लस माइनस लेना था। हाँ, अगर एलिप्स और हाइपरबोला होगा तो प्लस माइनस करके दोनों लेंगे, लेकिन इसमें नहीं। तो ये हमने जब कंपेयर किया तो क्या है, 2/m, मैं प्लस माइनस ले लेता हूँ, कोई बुराई नहीं है, ये लो ले लिया। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4/m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3, आ गया m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 40, यही आएगा, कुछ और आएगा? तो m स्क्वायर माइनस -4 इंटू m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, m की दो वैल्यू आई 2 एंड -2। बट जब हम कॉमन टेंजेंट लिखने जाएंगे तो हमें जानते हैं कि अगर m की वैल्यू मैं यहां डालता हूं तो एक स्लोप से दो टेंजेंट मिलेगी, बट एक स्लोप की दो टेंजेंट मतलब पैरेलल टेंजेंट पैराबोला में एग्जिस्ट ही नहीं करती, पैराबोला में किसी भी स्लोप की यूनिक टेंजेंट होती है। इसलिए पैराबोला से आंसर निकालना, तो टेंजेंट का इक्वेशन हम पैराबोला से लिखेंगे, m इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आएगा, और m इक्वल टू -2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आएगा। ये दो टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अब कांटेक्ट पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग पैराबोला पर भी निकाल सकते हैं और उस पर भी निकाल सकते हैं। ये आ गया। इसी तरह से जब यहां करेंगे तो इस हाइपरबोला के साथ करेंगे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर 36m स्क्वायर माइनस 9, और इसको जब कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो आपको क्या मिलेगा, 36m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3, यही आएगा ना, बोलो। यस सर ये तो फाइनली आपके पास आया 35m स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 6 6 आ गया। तो m की दो वैल्यू आई यहाँ से भी, तो फिर यहाँ पे m स्क्वायर लेस देन 3 आ जाएगा ना, तो फिर वो इमेजिनरी नहीं आ जाएगा अंदर। हाँ क्या 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 बोला, क्या m स्क्वायर 3 से कम आ गया तो फिर वो रूट m स्क्वायर माइनस 3 लेस देन, मतलब m स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0, तो हाँ रूट उसका हाँ 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 एग्जैक्टली। तो यहाँ से m स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी 6/35 अगर m स्क्वायर की आई, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 3 पॉजिटिव भी होना चाहिए ना यहाँ से, नहीं तो ये नॉन रियल टेंजेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया नो रियल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन करो। फोर्थ का क्या आंसर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से इसका आंसर कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रूव दैट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला टू दिस एलिप्स मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद एक्सीज। अगर आप हाइपरबोला पर एक पॉइंट लेते हो, दो तरीके हैं सोचने के। देखो, एक तरीका तो ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक सेकंड के लिए मैं सी स्क्वायर मान लूं, तो हाइपरबोला हमारा है रेक्टेंगुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, वेयर सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला कैन बी टेकन एज a secant theta b tan secant theta b tan. तो c secant theta c tan theta, agreed or not? Yes sir. और हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से इलिप्स पर दो टेंजेंट है, तो इलिप्स की टेंजेंट ले लेते हैं, इलिप्स की कोई टेंजेंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट टेंजेंट विथ स्लोप m of ellipse pass through ये पॉइंट P, ये वाला पॉइंट, तो y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इलिप्स की टेंजेंट होती है, satisfies c secant थीटा कॉमा c tan थीटा। बोलो है ना? Yes sir. अब इसको यहां पुट कर दिया मैंने इसमें, तो क्या आएगा बोलो, y की जगह c tan थीटा माइनस mx मतलब mc secant थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको लगता है कि एक क्वाड्रेटिक बन रहा है m में? अगर Yes उसको sir. quadratic बनाना हो तो क्या आएगा बताओ, क्वाड्रेटिक क्या आएगा, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2c स्क्वायर m सीकेंड थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर बोल रहे हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो दो टेंजेंट यहां से रिप्रेजेंट हो रही हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही है एक्सिस से। अगर कोई दो लाइंस एक्सिस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही, मतलब समझ रहे हो कि एक लाइन थीटा बना रही है तो दूसरा 90 माइनस थीटा बना रही है, तभी ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। तो इन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट, एक का स्लोप tan थीटा होगा तो दूसरे का क्या होगा, cot थीटा होगा, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसमें से m1 m2 दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप 1 होना चाहिए ना। m1 अगर tan थीटा आया तो m2 cot थीटा आ जाएगा कि नहीं आएगा? सर लाइंस आपने परपेंडिकुलर नहीं बनाई है? परपेंडिकुलर नहीं बनाई मैंने, सीधे सीधे बोला कि ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर नहीं बना रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि एक लाइन थीटा बना रही है, दूसरी लाइन 90 माइनस थीटा बना रही है। कैसे भी हो सकती है, ऐसे ले लो, ये π/2 माइनस थीटा है, तो इसका स्लोप cot थीटा आएगा, इसका tan थीटा आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप तो 1 ही आएगा। यस सर, यस सर। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ स्लोप देख लो, व्हाट इज m1 इंटू m2 इस क्वाड्रेटिक से, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है बोलो,
और लीडिंग कोएफिशिएंट पहले पूरा लिख दो यार, पहले पूरा पूरा कंप्लीट इसको लिखो। तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है जल्दी बताओ। सी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। और एम का कोएफिशिएंट मेरे लिए कंसर्न नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या रहा है? सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। एग्रीड। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा बोलो? प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 प्रोडक्ट m2 जो आएगा वो यही तो आएगा, सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। बोलो इसी को हमें क्या शो करना है? 1 हाँ इसी को 1 शो करना है। तो 1 शो हो जाएगा कि नहीं? हमारा सी स्क्वायर ए यस सर सी स्क्वायर को वैल्यू। हाँ तो सी स्क्वायर के लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। एंड यू विल सी दैट दिख रहा है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर कॉमन लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। वही चीज डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में भी यही आ रही, देखो ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 इज tan स्क्वायर, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू। तो ये सीकेंड थीटा tan थीटा लेकर के मैंने दिखाया, बट ऐसा जरूरी नहीं था। आप इसके जगह पर पॉइंट एक x0 y0 ले लेते और x0 y0 को इसमें पुट कर देते एवर टेंजेंट में, स्क्वायर कर देते, m में क्वाड्रेटिक आता और उसको उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आप शो कर देंगे 1, जस्ट एज्यूमिंग दैट x0 माइनस y0 इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करके। तो आप कार्टेशियन मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पैरामेट्रिकली ही वर्कआउट करें। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला की। हाँ क्या 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 हाइपरबोला की वो जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से एवर टेंजेंट से वहां से भी हो जाएगा। हाइपरबोला की नहीं हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन क्यों लोगे बेटा? हाइपरबोला की टेंजेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। अच्छा सर ठीक है सर मैंने गलत। हाँ टेंजेंट तो इलिप्स की है, हाइपरबोला की पॉइंट से पास कर रही है, तो हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन नहीं लेंगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आज का डिस्कशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी इसके अंदर में हम लोग कॉर्ड, टेंजेंट, नॉर्मल और प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट नॉर्मल करेंगे। ठीक है, तो जितना एलिप्स का पोर्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोला का पोर्शन अगली क्लास में हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा जस्ट टू टेक अप द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड एसिम्पटोट्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बस ये चैप्टर भी इस वीक में खत्म हो जाएगा। गेम आपको शेयर कर दी है। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेस क्यों नहीं लगा रहे तुम लोग यार? कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर जो है इसमें सम्स डिफरेंट करा रहा हूँ मैं रिवीजन करते समय, और काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे क्लास के अंदर में। तो मैं 2 लेक्चर जो अभी हुए हैं उसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसको एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, एक बार सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे इसी बहाने से, जितनी भी बातें रिवाइज हो जाएंगी और हर एक कॉन्सेप्ट पर 2-2 3-3 सम हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद ज्योमेट्री पे आ जाएंगे हम लोग, लोकस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर के, कॉम्प्लेक्स प्लेन की लोकाई पर। वो आपकी रूटीन क्लास में डिस्कस होगा। तो लेट मी क्लोज द कॉल। ठीक है बेटा, एनी क्वेरी? किसी को कुछ बात करनी है? सर जैसे आज मैं वो पास्ट ईयर कर रहा था वो कॉम्बिनेटोरिक्स के और वो बाइनोमियल के, तो उनमें मतलब टाइम लग जाता था। पास्ट ईयर कर रहे थे?
यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तो मतलब टाइम लग जाता है सर वो क्वेश्चन करने में, जो मतलब वो होता है ना कि 2-3 मिनट में हो जाए क्वेश्चन, हाँ हाँ, वो वाला मतलब अचीव नहीं हो पाता। हर टॉपिक में नहीं अचीव हो रहा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं अचीव हो रहा है? नहीं सर, मतलब हर टॉपिक में कुछ-कुछ क्वेश्चंस में से। वो कुछ कुछ क्वेश्चन में तो होता ही है बेटा। ये एक बार बताओ, तुम अगर मान लिया किसी भी टॉपिक का पास्ट ईयर उठाओगे तो उसके अंदर अगर 40-50 सवाल होंगे, तो 40-50 सवाल में एटलीस्ट 20% प्रॉब्लम तो अच्छी होंगी ना। तो अच्छी प्रॉब्लम होंगी, वो थोड़ी 3 मिनट में हो जाएंगी यार। तो आप अब जैसे जेई मेन का पेपर में भी ऐसा थोड़ी होता है कि सारे सवाल 2-2 मिनट में हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो 100% स्कोर नहीं आ जाता सबका। तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो 30 सेकंड में भी हो जाता है, 1 मिनट में भी हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 5 मिनट भी लगाना पड़ सकता है। तो ये तो होगा। अभी उस सब का ज्यादा टेंशन मत लो यार, तुम लोग बहुत प्रेशर ज्यादा लेते हो। अभी एंजॉय करो, सॉल्व करना एंजॉय करो। अभी हमें स्पीड लेने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए बहुत वक्त है, डोंट वरी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि जिस समय आप मई में, अगले मतलब मई जून, मतलब मई जून नहीं, रादर मैं बोल रहा हूँ सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में जब आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे ना, तो उस समय आपका स्कोर 240 प्लस जाएगा, अपने आप जाना शुरू हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट एंड डोंट केयर अबाउट इट कि अभी तुम्हारा टाइम कितना लग रहा है। हाँ, नो डाउट, अगर सारे क्वेश्चन में टाइम लग रहा है देन इट इज कंसर्न। बट अगर सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन 30%, 25% क्वेश्चन है किसी भी पास्ट ईयर में जिसमें आपका थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है, तो उसके लिए उतना वरी या कंसर्न नहीं होना चाहिए। बट यस, एक बार वो क्वेश्चन को मेरे को शेयर कर दो। यस सर, भेज दूंगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को ग्रुप पे डाल दो। तो कई बार ऐसा होता है ना, हो सकता है कि तुम उसको एग्जॉस्टिव तरीके से कर रहे हो सकता है उसका कोई शॉर्टकट हो सकता है कुछ और चीजें जो तुमने ऑब्जर्व नहीं करी। तो ऐसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से तो पता चलेगा ना बच्चे। तो ऐसे जो जो क्वेश्चन पास्ट ईयर वाले अड़ा रहे हैं, टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, उसको एक बार जरूर शेयर कर दिया करो ग्रुप में। ठीक है? यस ठीक। और कुछ? सर, एक मैं वो